नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पंचायत पदाधिकारी होने के लिए निर्भरताओं को देखने वाले हैं। निर्भरता का अर्थ होता है अयोग्य। तो पंचायत के पदाधिकारी होने के लिए क्या क्या अयोग्यता होते हैं उन सबको देखेंगे। तो चलिए अब इसमें जो है सबसे पहले इसको देखेंगे हम कि उस संविधान के जो है किस अनुच्छेद में इसे दिया गया है। तो पहले देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एफ में दिया गया है। तो एफ से हम याद करते हैं, एफ फॉर क्या होता है फैल, और फैल हो गया अर्थात निर्हर्त हो गया। तो इसके लिए जो है एफ से याद किए थे हम, फैल से निर्भरताओं को दिया गया है 243 के एफ में। ठीक, उसके बाद देखिए अब इसे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा। तो कौन से धारा में दिया गया है? तो धारा 36 में दिया गया है। याद रखेंगे धारा 36 में निर्भरताओं को दिया गया है। अब निर्भरता अर्थात पात्र कौन कौन, निर्भरता अर्थात क्या होता है, ये कोई भी व्यक्ति किसी पंचायत अधिकारी होने के लिए पात्र नहीं होगा तो उसके लिए निर्भरताएं दिए जाते हैं। तो किन किन आधारों पे जो है कोई भी व्यक्ति पंचायत के पदाधिकारी होने के लिए पात्र नहीं है, उन सब आधारों को यहाँ दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है उसे देखिए। तो यह पहला पॉइंट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन नारकोटिक्स के उपयोग, उपभोग या विक्रय से संबंधित किसी विधि के अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त तत्समान किसी विधि के अधीन किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष सिद्धि के समय 5 वर्ष की काल अवधि या ऐसे कम काल अवधि जो राज्य सरकार के किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे पूरा न हो चुका हो, वे क्या रहेंगे? निर्भरताएं रहेंगे अर्थात अपात्र रहेंगे। तो ये क्या है, उसके ऊपर अगर कोई कानूनी मामला दर्ज होता है जो इस अधिनियम के जो है तहत नारकोटिक्स का मामला हो, या फिर उपभोग एवं विक्रय संबंधित किसी भी प्रकार के मामला हो, या फिर कोई भी ऐसा मामला जो विधि के अधीन अपराध या दोष सिद्ध ठहराया गया है, तो उन मामलों में जब तक कि वे जो है पाँच वर्ष की काल अवधि या उससे काल अवधि जो राज्य सरकार दिया जाते हैं उसको पूरा नहीं कर लेते हैं तक जो है वो पात्र नहीं होंगे पंचायत के पदाधिकारी बनने के लिए। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, किसी अन्य अपराध सिद्ध दोष ठहराया गया है और कम से कम 6 माह का कारावास से दंडित किया गया है, जब तक कि उसने के छोड़े जाने के 5 वर्ष की काल अवधि या ऐसी काल अवधि जो राज्य सरकार किसी मामले में अनुज्ञा करे पूरा ना हो चुका हो, तो भी क्या होंगे? अपात्र होंगे। ठीक, तो इसमें दिया गया है अगर कोई और अपराध करते हैं जिसमें उन्हें 6 माह का कारावास दिया हो, कारावास का दंड दिया गया हो, और देखिए दंड पूरा होने के पश्चात 5 वर्ष की काल अवधि समाप्त होने के बाद अर्थात 5 वर्ष पूरा होने के बाद ही जो है उन्हें क्या दिया जाता है? पात्रता दिया जाता है पंचायत पदाधिकारी बनने के लिए। चलिए अब अगला देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि व्यक्ति पागल या विकृत चित्त का है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, तो कोई पागल या विकृत चित्त घोषित कर दिया है किसी न्यायालय द्वारा, तब भी जो है वे अपात्र रहेंगे। और चौथा क्या है, जो दिवालिया न्याय निर्णीत किए जाने वाला आवेदक है जो अनुमोदित दिवालिया है, तो ये जो है अगर दिवालिया है तो भी उसे जो है अपात्र ठहराया जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्या है, पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता हो परंतु किसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण इस खंड के अधीन निर्हर्त हुए नहीं समझा जाएगा। तो देखिए पंचायत के अधीन अगर लाभ के पद धारण करता है तो वह अपात्र रहेगा। और देखिए एक जो है पटेल का पद होता था, जो भू राजस्व संबंधी पद होता था पटेल का, अगर किसी व्यक्ति को पटेल नियुक्त किया गया है तो वह जो है निर्हर्त नहीं होगा, अर्थात जो पटेल रहते हैं वे जो है पात्र रहेंगे। ठीक, तो अगर पटेल है तो पात्र रहेंगे, अगर पंचायत के अधीन कोई लाभ के पद पर है धारण करता है तब वह जो है नहीं रहेगा पात्र। अगला देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी एवं सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर हो तब। तो देखिए इन सब आधारों पे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी या सार्वजनिक उपक्रम, इन सभी में अगर वो लाभ के पद धारण करता हुआ है तब भी वह जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर देखिए पंचायत के साथ किसी भी संविदा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई अंश हो, तो पंचायत के साथ किसी भी मामले में उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो है उनका अंश रहता है तो हिस्सेदारी रहेगा, तब भी जो है पात्र नहीं रहेगा। अगला देखिए, विभिन्न शासकीय संस्थानों से भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के चलते पद से निकाला गया हो तब। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी कर्मचारी है वह और उसे जो है भ्रष्टाचार के चलते या निष्ठाहीनता के चलते उसे पद से हटा दिया गया है, तो इस आधार पे भी जो है उस आदमी को जो है क्या अपात्र घोषित कर सकते हैं। अगला देखिए नौवां है, पंचायत की ओर से वैधानिक विधि व्यवसाय नियोजित करता हो, तो पंचायत की ओर से अगर वह जो है वैधानिक विधि व्यवसाय नियोजित करता हो तब भी वह अपात्र रहेगा। उसके बाद अगला है, किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें पंचायत के क्रियाकलापों से संबंधित विज्ञापन दिया जाता है उसमें कोई भी हित या अंश हो तो। ठीक, तो अगर किसी समाचार पत्र से संबंधित है जिसमें पंचायत के संबंध में कोई विज्ञापन दिया जाता है या पंचायत के संबंध में कोई हित या उसका कुछ अंश हो तब भी जो है पात्र नहीं रहेगा।
फिर अगला देखिए, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया हो या विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा बताता हो। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक नहीं है तब तो उसे विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के पश्चात क्या होता है, उसका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, तो इस आधार पर भी उसे अपात्र कर दिया जाएगा। फिर अगला देखिए, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने से पूर्ववर्ती 5 वर्ष की काल अवधि में अयोग्य घोषित किया गया है तथा जब तक इस प्रकार अयोग्यता की अवधि कम या समाप्त न कर दी गई हो तब तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 5 वर्ष की काल अवधि अगर उसका अयोग्य घोषित किया गया है और उसका जो कार्यकाल पूर्ण नहीं होता है या फिर उसका कार्यकाल को समाप्त नहीं कर दिया जाता है तब तक कि वह अयोग्य रहेगा। फिर अगला देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून में अयोग्य घोषित किया गया हो परंतु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निर्हत नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। तो देखिए, इसका जो आयु का सीमा जो रहता है, तो आयु का सीमा जो है पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष रहता है मात्र। अगर कोई व्यक्ति जो है 21 वर्ष से अधिक है अर्थात 25 वर्ष पूरा कर चुका है आयु, तो भी वह जो है पात्र है, क्योंकि 21 वर्ष से वह अधिक है, तो मिनिमम जो है होता है 21 वर्ष, तो उसी को यहाँ बताया गया है। चलिए अब अगला देखिए, जिनके निवास स्थल या परिसर में निर्वाचित होने के 1 वर्ष के बाद भी जलवाहित शौचालय न बना हो। अगर कोई व्यक्ति कोई भी पंचायत क्षेत्र से किसी भी पद पे निर्वाचित होता है और निर्वाचन के पश्चात 1 वर्ष के अंदर उनके यहाँ जो है जलवाहित शौचालय नहीं बनता है, तब भी उन्हें जो है उनके पद से हटाया जा सकता है, उन्हें अपात्र करके। अगला देखिए, पंचायत का कोई बकाया राशि जो मांग सूचना के 30 दिन के बाद भी जमा नहीं किया गया है तब भी वह अपात्र ठहराया जा सकता है। ठीक, पंचायत से कुछ राशि लिया गया है, उसमें बकाया हुआ है और वह 30 दिन की सूचना दिया जाएगा उन्हें 30 दिन का, और उस 30 दिन की सूचना में अगर वे जमा नहीं करते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। अगर देखिए, किसी पंचायत भवन या सहकारी भूमि का पर अतिक्रमण करता हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पंचायत भवन हो या सहकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है, अपना अधिकार जताता है, तब की स्थिति में भी जो उसे अपात्र घोषित किया जाएगा। फिर अगला है, 21 से 30 वर्ष के बीच हो और साक्षर ना हो किंतु 30 वर्ष से अधिक आयु का हो और साक्षर ना हो तो भी पात्र होगा। अगर अभी जो चुनाव लड़ते हैं उसमें कोई व्यक्ति 21 से 30 वर्ष के बीच का कोई व्यक्ति है, अगर वह साक्षर ना हो तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, और यदि वह 30 वर्ष से अधिक है और चुनाव लड़ता है तो उसे पात्र ठहराया जाएगा अगर कोई 30 वर्ष से अधिक है। क्योंकि पहले जो है एजुकेशन को मान्यता नहीं दिया जाता था, जब पहले जो है होता था तब, अब जो है संशोधन किए गए हैं इसमें, तो इसमें जो है यह संशोधन भी शामिल किया गया है। अगर 21 से 30 वर्ष के बीच कोई व्यक्ति है तो उसे साक्षर होना आवश्यक होता है। ठीक, अगर 30 वर्ष से अधिक है तो साक्षर होना आवश्यक नहीं है। अब अगला देखिए, आयु 21 वर्ष से कम ना हो, तो ये अगर आयु 21 वर्ष से कम है तो भी वह अपात्र है। फिर अंतिम बिंदु को देखिए, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया है और उसकी सजा 6 माह से अधिक हो तो उस व्यक्ति द्वारा सजा पूर्ण होने की तारीख से 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ऊपर के पॉइंट में भी देखे थे तो वह यह भी जो है सेम पॉइंट है। चलिए अब अगला देखिए, इसी के अंतर्गत निर्वाचन के पास अपात्रता। अब निर्वाचन के बाद अपात्रता कब कब घोषित किया जाता है उनको यहाँ दिया गया है, तो किन किन आधारों पर जो है निर्वाचन के पश्चात भी उन्हें अपात्रता घोषित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित हो जाने पर ऊपर वर्णित किसी निर्भरताओं के अधीन होता है, तो देखिए यहाँ दिया है पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में नियोजित स्वीकार कर लेता है, तो ये पहला हो गया। पंचायत के विरुद्ध अगर वह किसी भी विधि व्यवसाय के रूप में नियोजित करता है, अर्थात वह जो है किसी, अगर वह वकील है, मान लीजिए वकील है और वह क्या लेता है, पंचायत के विरुद्ध अगर कोई दर्ज किया गया है, न्यायालय में कोई भी मामला दर्ज किया गया है और पंचायत के विरुद्ध कोई केस ले लेता है, तब जो है वह उस व्यक्ति को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा देखिए, पंचायत की इजाज़त के बिना या उसकी सहमति के लगातार 3 सम्मेलनों में अनुपस्थित रहता है। ठीक, तो पंचायत में बिना अनुमति के लगातार 3 सम्मेलनों अनुपस्थित रहता है। 6 महीने के बीच ही उसे सम्मेलनों से आधे से अधिक में उपस्थित नहीं होता है। अगर 6 महीनों के बीच में हुए सम्मेलन में आधे से अधिक में उपस्थित नहीं होता है तो वह पंचायत अधिकारी नहीं रह जाता है, उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक, तो इन 2 आधारों पर जो है निर्वाचन के पश्चात भी किसी व्यक्ति को जो है पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, इसके जो है विनिश्चय, इसका जो है तुरंत नहीं निकाला जाता, उसके लिए जो है उन्हें एक सुनवाई का एक अवसर दिया जाता है। तो इसका विनिश्चय इनके द्वारा किया जाएगा। तो विनिश्चय करने के लिए जो सक्षम अधिकारी होंगे वे तीनों स्तर पर होंगे। तो ग्राम पंचायत स्तर पे कलेक्टर होते हैं, जनपद पंचायत स्तर पे भी कलेक्टर होंगे और जिला पंचायत स्तर पे संचालक पंचायत होंगे जो इन्हें अपात्र घोषित करेंगे। चलिए अब अगला देखिए,
कोई भी व्यक्ति एक सरपंच या उप सरपंच बन सकता है जो, तो कौन कौन जो है सरपंच या उप सरपंच बन सकते हैं उनकी योग्यता दिया गया है यहाँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहला पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, तो सरपंच या उप सरपंच बनने के लिए पहले पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता चाहिए। उसके बाद देखिए संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो, तो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो तब वह सरपंच उप सरपंच रहेगा। किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उप सभापति ना हो परंतु वह सदस्य हो सकता है, सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है, सभापति उप सभापति ना हो। सरकारी नौकरी में ना हो अर्थात लाभ के पद पर ना हो सरकारी नौकरी में, तब वह सरपंच उप सरपंच बन सकता है। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो किंतु मतदान करने की आयु 18 वर्ष हो। ठीक, तो ये जो चुनाव लड़ने की आयु होती है वह 21 वर्ष होता है और मतदान करने की आयु कितना होता है, 18 वर्ष होता है। तो 21 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका है तब, तो इन आधारों पर जो है वे सरपंच बन सकते हैं, कोई भी सरपंच या उप सरपंच की योग्यता है ये। देखिए अब नोट पॉइंट दिया गया है, पूर्व में पंच हेतु 5वीं पास एवं पंच के ऊपर पदाधिकारी के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। तो देखिए यह जो है अनिवार्यता कब 2019 में संशोधन किया गया था, पहले 5वीं पास पंच के लिए और जो है पंच के लिए 5वीं पास, और वही जो है पंच के ऊपर अर्थात सरपंच हो गए या भी किसी भी जनपद पंचायत जिला पंचायत के सदस्य उनके लिए क्या रखा गया था, 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। किंतु पंचायती राज कानून संशोधन 2019 के तहत शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर साक्षरता का प्रावधान किया गया था। तो जो क्लास है जो 5वीं और 8वीं उसको समाप्त करके साक्षरता का प्रावधान किया गया था, और साक्षरता के प्रावधान में क्या किया गया था कि वही अगर 21 से 30 वर्ष तक के है तो उसे साक्षर होना चाहिए। साक्षरता का अर्थ क्या होता है, जो लिख सके और पढ़ सके, जो लिख सके और पढ़ सके वह जो है साक्षर कहलाता है, लिख सके पढ़ सके। ठीक, तो वह क्या है 21 से 30 वर्ष के लिए, और 30 वर्ष से अधिक है तो यह साक्षर होना आवश्यक नहीं है। तो यह जो है 2019 में संशोधन किया गया था। और देखिए पंचायत में भू संपत्ति की अनिवार्यता नहीं है, तो यह भी याद रखेंगे। पंचायत में अगर किसी पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि उस पंचायत में जो है उनके लिए भू संपत्ति की अनिवार्यता नहीं है। ठीक, किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य सरपंच उप सरपंच के पद के लिए पात्र होगा। ठीक, तो सहकारी सोसाइटी का जो सदस्य है वे सरपंच उप सरपंच बन सकते हैं, परंतु सहकारी सोसाइटी का जो सभापति रहेगा, सभापति या फिर उप सभापति, सभापति या उप सभापति है तब वे जो हैं क्या सरपंच या उप सरपंच नहीं बन सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया यह चैप्टर। अब इसके बाद जो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी देख लीजिए, तो बहुत सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, आसानी से आपसे बन जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ग्राम पंचायत की अयोग्यता के संबंध में पूछा गया है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है, उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है तब, तो ये सही है, इसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। दूसरा है, यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है, तो ये भी सही है, जल सहित अर्थात जो फ्लश वाला शौचालय नहीं है तो भी उसे कर सकते हैं पात्र, ये भी सही है। तीसरा देखिए, यदि संबंधित पंचायत सदस्य के पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है, तो ये भी सही है, अगर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है तो भी उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। देखिए चौथा क्या है, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सहकारी बैंक से ऋण लिया हो, तो यह जो है गलत हो जाएगा, सहकारी बैंक से ऋण लेने के आधार को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हर कोई जो है ऋण ले सकते हैं जो भी क्या रहते हैं सहकारी बैंक के सदस्य रहते हैं, अर्थात जो किसान हैं उन्हीं के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक बनाया जाता है तो उनके द्वारा जो है लिया जाता है, तो वे सभी ले सकते हैं, ये कोई अपात्रता में शामिल नहीं था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, यदि संबंधित पंचायत सदस्य के अंतरधर्मी विवाह किया हो, तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है, अंतरधर्मी विवाह करने से, तो ये दोनों 4 और 5 जो है गलत हो जाएंगे, और सही पूछा है तो 1 2 3, तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला देखिए, सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता में से कौन सा गलत है, तो इनमें जो है योग्यता में से कौन सा गलत है आपको पहचानना है। पहला देखिए, आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, तो ये सही है। दूसरा, ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, तो देखिए इसमें जो है ये भी सही है, संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो तब भी वे सरपंच बन सकते हैं। ऐसा आवेदक किसी को कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, तो ये भी सही है। और आखिर देखिए, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसमें जो है भू संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। ठीक, तो पंचायत में भू संपत्ति होना आवश्यक नहीं होता है सरपंच बनने हेतु, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देखिए, उप सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यता में से कौन सा गलत है, तो यहाँ गलत पूछा गया है फिर से, तो यहाँ भी देखिए सेम प्रश्न है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहला है आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, तो ये सही है। देखिए ऐसा आवेदक जो ग्राम पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये गलत हो जाएगा, भू संपत्ति आवश्यक नहीं होता है। ऐसा कोऑपरेटिव किसी को कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, तो ये भी सही है। आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, तो ये भी जो है सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए फिर लास्ट प्रश्न एक और दिया गया है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या हो। तो उसके लिए क्या होगा, वह सदस्य नहीं रहेगा, दूसरा वह सदस्य बना रहेगा, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी। तो इसका आंसर क्या लिया गया है, 2014 में प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर लिया गया है ए। तो वह सदस्य नहीं रहेगा, अगर वह जनपद सदस्य क्या जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो वह सदस्य नहीं रहता है। तो यह आंसर लिया गया है। ठीक, तो यहाँ हमारा हो गया यह जो टॉपिक कंप्लीट होता है पंचायतों के लिए निर्भरताएं। ठीक, निर्भरताएं। इसके बाद जो है अगला टॉपिक को पढ़ेंगे पंचायतों की शक्ति, कार्य, उत्तरदायित्व। ठीक, तो ये सभी जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।